Indian Constitution, we have already completed 3 key features. Now the fourth one is fundamental rights. इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है मोनार्की, सेकंड वन इज डिक्टेटरशिप एंड द थर्ड वन इज डेमोक्रेसी। मोनार्की में कौन रूल करता है? एक किंग होता है जो रूल करता है। सेकंड है डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट, जिसमें एक पावरफुल पर्सन होता है वो रूल करता है। थर्ड वन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं, जो जनता होती है, उनका रूल होता है। और उनका रूल किस तरीके से होता है? 2 तरीके से वो अपना रोल अदा करते हैं और 2 तरीके से वो रूल करते हैं। कैसे? एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कैसे? जैसे कि जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उसमें से कोई भी एज अ कंटेस्टेंट वो खड़े हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट रोल हो गया। इनडायरेक्ट में किस तरीके से? इनडायरेक्ट में वो इस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो उनके चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, वो जनता के बिहाफ पर गवर्नमेंट को रन करते हैं और लोगों की बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं। तो 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम यही कह रहे हैं कि लोगों का राज है, जनता का राज है, तो ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर पहले मोनार्की सिस्टम था। किंग थे, वो रूल करते थे। मिडिवल सिस्टम में, मिडिवल पीरियड में, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत आया, मुगल, फिर बाद में मुगल रूल्स आए, तो किंग का बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से वो कह सकते हो कि मोनार्की सिस्टम था, मतलब किंग का अपना राज था। फिर आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। फिर 1757 से लेके 1857 तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया। फिर आपको पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स आए, जिन्होंने ब्रिटिश रूल को इरेडिकेट करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया रिवोल्ट के बाद। फिर रूल किसका आया? फिर ब्रिटिशर्स का रूल आ गया। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने रूल किया। फिर 1947 तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया, 1857 टू 1947। फिर 1947 में क्या हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो ये था कि फंडामेंटल राइट की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल में भी और मोनार्की सिस्टम में भी लोगों के पास ना तो कोई फ्रीडम थी, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, ना ही वोट देने का अधिकार था, ना ही अपनी मर्जी से वो कोई जॉब चूज कर सकते थे। तो इसी वजह से जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 308 मेंबर थे, उन्होंने लोगों की नीड्स का ध्यान रखा, बेसिक नीड्स का, रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स एक तरीके की ऐसा एक सर्टिफिकेट है जो ये प्रोवाइड है हर एक इंडिविजुअल को कि उनकी इंपॉर्टेंस है और उनकी डिग्निटी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। तो इसी वजह से हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ी, मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ी। So the fundamental rights are the conscience of Indian Constitution. Conscience का मीनिंग होता है heart and soul, or you can say that these fundamental rights are the more internal and most important part of Indian Constitution. कि हमारे भारतीय संविधान का जो conscience part है, जो heart and soul है, that is fundamental rights. Fundamental rights को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists. अब जो colonial rule है, इसने एक संदेह पैदा कर दिया नेशनलिस्ट के माइंड में। और क्यों पैदा कर दिया और किसके अगेंस्ट ये संदेह पैदा किया? एक्चुअली कॉलोनियल रूल ने जो संदेह पैदा किया नेशनलिस्ट के माइंड में, वो किया था स्टेट के प्रति। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, नेशनलिस्ट ने जब ये देखा कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। पावर का मिसयूज किस तरीके से किया? लोगों की कंडीशन बिल्कुल खराब कर दी, लोगों को फ्रीडम नहीं थी किसी चीज की, एक्सप्लॉयटेशंस होता था, टैक्स इतना ज्यादा उनसे लिया जाता था, अपनी मर्जी से काम कराया जाता था, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कर रखी थी। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर का मिसयूज किया। ओके, नाउ अब नेशनलिस्ट के मन में ये संदेह इसलिए आया, उनको लगा कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएंगे, इनकी पावर को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, इनके रूल को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। तो अब जो ये पावर है स्टेट की, ये किसके हाथ में आ जाएगी? ये उन लोगों के हाथ में आएगी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे।
तो यहाँ पर नेशनलिस्ट को ये सस्पिशन आया कि जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहीं ये भी अपनी पावर का मिसयूज ना करने लगे। तो इसी वजह से अब नेशनलिस्ट जो थे दे वांटेड टू एंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए अब जो नेशनलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि जो राइट्स हैं वो रिटन में हो, लिखित में लिखे जाएं सभी राइट्स, सभी अधिकार। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये राइट्स हैं ये लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि सिटीजन्स की भी इंपॉर्टेंस है, उनकी डिग्निटी की भी इंपॉर्टेंस है, उनकी राइट्स एंड जो डिग्निटी है उसकी सुरक्षा की जाएगी। तो इसीलिए अब रिटन राइट्स होने चाहिए ताकि जो स्टेट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए और जो गवर्नमेंट है उसकी आर्बिट्ररीनेस ना चल पाए। तो इसीलिए अब नेशनलिस्ट जो थे वो सभी राइट्स को लिखित में लिखना चाहते थे ताकि आजाद इंडिया में लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशंस ना हो जो ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पर हुई। नाउ फंडामेंटल राइट्स also protect citizens against the arbitrariness of the government and the absolute exercise of power by the state। अब जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है जो मन मर्जियां होती है पावरफुल लोगों की वो नहीं चल पाएगी। जैसे कोई भी पावरफुल पर्सन आपको परेशान नहीं कर सकता अपनी मर्जी के हिसाब से, आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता। तो उसके अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें अधिकार गारंटी करता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी प्रोवाइड करता है किस चीज की? हमारे अधिकारों की, कि आपके ये अधिकार हैं, इन अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही कोई स्टेट में पावरफुल पर्सन और ना ही कोई इंडिविजुअल जो आपके आस पड़ोस में होगा। सपोज कीजिए आपके आस पड़ोस में किसी के पास पावर नहीं है लेकिन वो फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो। और ये जो प्रोटेक्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स। और कौन गारंटी करता है इन राइट्स को? कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो ये प्रावधान है इसमें सारे मौलिक अधिकार लिखित में हैं और ये हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई पावरफुल पीपल या नॉन पावरफुल पीपल आपको परेशान करता है, आपका शोषण करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। Moreover, the various minority communities also expressed the need for constitution to include rights that would protect their group. What does that mean? देखिए, एक तो होती है मेजॉरिटी ग्रुप, एक होती है माइनॉरिटी ग्रुप। किस बेसिस पर होती है? जैसे रिलीजन के बेसिस पर हो गया या फिर कास्ट के बेसिस पर हो गया मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है अब उन्होंने भी ये एक्सप्रेस किया कि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी राइट्स लिखे जाएं ताकि उन ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कहने का मतलब है माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं वो भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जिससे कि उनके ग्रुप की सुरक्षा हो सके, उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो कॉन्स्टिट्यूशन therefore also guarantees the right of minorities against the majority। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को भी प्रोवाइड करता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटीज के साथ शोषण नहीं कर सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights and their object is twofold। तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके ऑब्जेक्ट्स के टू फोल्ड हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। दैट मीन्स कि जो भी हर एक नागरिक होंगे वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको ये तो बता दिए कि क्या क्या अधिकार हैं, दैट यू हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड अदर राइट्स एज वेल। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भले ही ये आपको लिखित में अधिकार हैं बट हर एक नागरिक
नागरिक इस पोजीशन में है कि वो उन राइट्स को क्लेम कर सकता है। हर बार प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज राइट्स आर योर लीगल राइट्स एंड ऑल दीज राइट्स बिलोंग्स टू यू ओनली। तो हर बार आपको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उनको क्लेम कर सकते हो। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड राइट ये है कि सेकेंड राइट ये है कि जो भी अथॉरिटी में है, जिनके पास पावर है रूल बनाने की, लॉज बनाने की, नियम बनाने की, तो जिनके पास पावर है ना, जो पावरफुल स्टेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी बाध्यकारी हैं इन राइट्स के लिए। वो भी बाइंडिंग है, बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, वो इसको तोड़ नहीं सकते। तो जो आम जनता के लिए रूल हैं वो ही अथॉरिटी के लिए भी रूल हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं है कि स्पेशल रूल दिए गए हैं। ये जो अथॉरिटेटिव जो स्टेट में लोग बैठे हैं, जिन्होंने लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो भी बाध्यकारी होते हैं इन राइट को फॉलो करने में, इन रूल को फॉलो करने में। उनको कोई अलग से ऐसा स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाते। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का तो सेक्शन है ही, इसके साथ में एक सेक्शन और है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो सेक्शन है ये किसने डिजाइन किया था? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और क्यों डिजाइन किया गया था? टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि पूरे स्टेट का एक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म हो पाए। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों का डिफरेंस जरूर बताऊंगी, फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं। और इसमें ये एंश्योर किया गया कि ऐसे लॉज, पॉलिसीज, ऐसी नीतियां बनाई जाए, ऐसे सिद्धांत लिखे जाए जिससे कि जो पॉवर्टी है मासेस के तौर पर, जैसे पूरे नेशन की जो पॉवर्टी है एज अ होल, उस पॉवर्टी को, उस गरीबी को इरेडिकेट किया जाए, उसको कई हद तक कम किया जा सके। देखिए, इसमें मैं आपको पहले तो थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स में तो ये बताया जाता है कि आपको जस्टिस अचीव करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए किसी इंसान का, इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें ये बताया जाता है कि आपको जस्टिस अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके। और सेकंड ये डिफरेंस होता है कि फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म बताए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म बताए जाते हैं। एंड जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको ग्रेड किया जा सके, मतलब बढ़ाया जा सके, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो एक अच्छी लाइफ जी सकें और एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर सकें। सो इट ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम द बेसिक फैसिलिटीज लाइक शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स का। सो ऑल एंड ऑल आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐसे समझ सकते हो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सम प्रिंसिपल्स एंड सम गाइडलाइंस ऑन विच स्टेट हैज टू वर्क एंड स्टेट हैज टू मेक प्रोविजंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वीकर सेक्शन जो हो गए उनको कुछ फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर देना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेकर कुछ हेल्प प्रोवाइड करना, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इसमें ये सब चीजें आती हैं। एंड जैसे इक्वल पे टू बोथ मैन एंड विमेन। बट ये चीज भी ध्यान रखना कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये भले ही इन रिफॉर्म के लिए काम करते हों, इसमें कुछ प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बताई गई हों, बट ऑल दीज प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, सो नो वन कैन रेज क्वेश्चंस ऑन इट। जैसे कि फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, बट इसके लिए आप एनफोर्सेबल नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। सो इसके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना। इस बुक के हिसाब से मैंने आपको बहुत ही ज्यादा बता दिया है, इसको आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो जितना बताया है उतना इसके लिए अभी इनफ है, आपको बस याद रखना।
तो अभी हम सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, दैट मीन्स समानता का अधिकार। सभी लोग इक्वल हैं कानून के आगे और कानून सभी लोगों को इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट डजंट मैटर कोई रिच है, पुअर है, प्राइम मिनिस्टर है, आम जनता है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, सभी लोगों को इक्वली दर्जा दिया गया है कानून के आगे और सभी लोग कानून के आगे समान हैं और कानून सभी लोगों को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। कानून किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस या पार्शलिटी नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर या फिर क्लास या रेस। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, दैट मीन्स every person has right to access to those places which are under government norms, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो या शॉप्स हो। और स्टेट किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर स्कूल्स की बात करें। और अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो तो ऑलरेडी अबोलिश की जा चुकी है, अब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाता। सेकेंड पॉइंट है राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब है यू कैन पुट योर ओपिनियंस एंड यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आपको अगर कोई नीति, कोई पॉलिसी नहीं पसंद आई है, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। अगर आपको किसी गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया, यू कैन पुट अप योर ओपिनियन एज वेल एंड यू कैन रेज एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन and all those elected representatives are answerable to you, okay? And you have right to move freely and reside in any part of the country. आप कंट्री के किसी भी पार्ट में फ्रीली घूम सकते हैं और कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस को चूज कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, एक चीज और मैं राइट ऑफ फ्रीडम में ऐड करना चाहूंगी। आप अपनी फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम मिली हुई है, आप उसका तो यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरों की फ्रीडम को डिस्टर्ब करो। आप घर में अगर डेली लाउड स्पीकर पर गाने बजाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके आस पड़ोस वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप दूसरे के फ्रीडम को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर राइट ऑफ फ्रीडम में ये नहीं है कि आप अपनी आर्बिट्ररीनेस करें, आप अपनी मन मर्जियां करें। आप अपनी फ्रीडम को यूटिलाइज करो बट उस हद तक कि सामने वाला परेशान ना हो, ठीक है। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So under this right, Constitution has banned human trafficking, forced labor and children working under 14 years of age. तो Constitution ने इन तीन चीजों को प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब बैन किया हुआ है, रोकथाम की हुई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है, फिर दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता है और उनको पैसों में बेचा जाता है। एंड सेकेंड क्या बैन किया हुआ है? फोर्स्ड लेबर को, दैट मीन्स बंधुआ मजदूर। क्या होता है कि मजदूरों को पैसों की जरूरत तो पड़ती होती है, कोई उनके, सपोज कीजिए कोई गरीब मजदूर है, उसके घर में कोई बीमार हो गया और उसने पैसा ले लिया ब्याज पे, लेकिन वो पैसा नहीं भर पाया, वो ब्याज नहीं भर पाया, तो क्या होता है कि जिससे उसने पैसा लिया हुआ होता है वो उसे एज अ स्लेव रख लेता है अपने पास, क्योंकि जो ये गरीब मजदूर हैं ये ऋण के नीचे दब जाते हैं, डेट के नीचे दब जाते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों को एज अ स्लेव रखा जाता है और फिर इनसे काम करवाया जाता है और इनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। एंड थर्ड क्या स्टॉप किया हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं किया करवाया जाएगा, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है एंड प्रोपेगेट कर सकता है। मतलब अपनी मर्जी के रिलीजन को वो चुन सकता है, अपने रिलीजन को वो चेंज कर सकता है। सपोजिटली इफ मुस्लिम वांट्स टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, तो वो बिल्कुल वहां पर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो सकता है। हिंदुइज्म के जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस को फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए। एंड आप किसी भी अपने जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं आप उसे प्रोपेगेट कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि स्टेट कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं कर सकता। ओके, तो स्टेट किसी भी एक रिलीजन के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि सभी माइनॉरिटीज के लोग, जैसे बहुत कम लोग हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हैं ताकि वो अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व मतलब सेव कर सकें एंड वो डेवलप कर सके आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए जो ट्राइब्स होती हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इनके पास अपना एक पूरा अधिकार है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलें, उनको सेटअप करें और अपनी जो ट्राइब की उनकी लैंग्वेज है या जो उनका अपना कल्चर है उसको वो बचा कर रखें और आगे के लिए डेवलप करें। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. So under this right, every citizen has right to move to the court if their fundamental rights are being violated by the state or by any powerful people or by any individual. That means अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है आपके साथ, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं और न्याय हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है या फोर्सफुली आपका रिलीजन चेंज करने के लिए कोई बोल रहा है या आपको एज अ बंधुआ मजदूर कहीं रखा जा रहा है, तो आप इन चीज़ों के अगेंस्ट, जो भी आपके साथ ये सब कर रहा है, इन चीज़ों के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं एंड यू कैन सीक फॉर द जस्टिस। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि इस राइट के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको एक प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड प्रोवाइड करता है दैट यू कैन क्लेम फॉर द राइट्स, क्योंकि ये आपका अधिकार है। यहाँ पर हमने सारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की।